हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड स्प्रिंग 4.0। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन 7 बिग पुश ऑफ द बुक इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फॉर सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स। सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्लेलिस्ट होने वाली है ये, और जल्दी से जल्दी मैं इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करवा दूंगी। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो देखो, इतने बड़े डाउट्स मैं कमेंट सेशन में नहीं पूछ सकती हूँ या बता सकती हूँ, आपको क्लियर कर सकती हूँ। इसीलिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे अगर मैं नहीं बता पा रही हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, आपको बता देंगे। ठीक है, एग्जाम इस रिजल्ट सबसे रिलेटेड अपडेट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स का तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू फाइंड नोट्स फॉर एनी चैप्टर यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज सब मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो करें। सो स्टार्ट करते हैं। द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बिग पुश थ्योरी क्या है, ये कैसे मदद करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडिविजिबिलिटी और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का रोल देखेंगे कि क्या क्या रोल होते हैं इनके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट क्या रोल प्ले करती है उसको समझेंगे, और मार्केट का क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन सब को हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें हम मेनली बिग पुश थ्योरी को जानेंगे, जो कि एक्सप्लेन करती है कि छोटी छोटी डेवलपमेंट्स, छोटी छोटी जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो एक बिग पुश नहीं दे सकती है हमें हमारी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स को। इसी को ही हम मेनली अच्छे से पढ़ने वाले हैं बिग पुश थ्योरी में। ठीक है, अभी क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या थ्योरीज बिग पुश थ्योरी के बारे में बताई गई हैं, जैसे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, इनडिविजिबिलिटी, कोऑर्डिनेटेड इन्वेस्टमेंट, डिमांड क्रिएशन एंड सेविंग। इस ये सब हेल्प करती है हमारी किसने, बिग पुश थ्योरी में। ये हमारे शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो ओवरऑल इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं कि बिग पुश थ्योरी क्या होती है और ये कैसे मदद करती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इस थ्योरी को मेनली पी एंड रोसेनस्टेन रॉडन ने इस डेवलप्ड किया था। उन्होंने बताया कि एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में जो हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बड़ा चेंज नहीं कर सकती है। इसीलिए हमें अपनी इकोनॉमी में एक ऐसा बिग पुश मारना चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए। और इसी बिग पुश को क्या बोला गया कि हमें बिग इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तभी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग में मोड पे आ पाएगी। और यही मेन रीजन बताते हैं रॉडन कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स तभी ही पुअर रह जाती है क्योंकि वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है। सो यही था हमारा बिग पुश थ्योरी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आता है मेन लॉजिक ऑफ बिग पुश। मेन लॉजिक है क्या बिग पुश का, तो ये बोल रहे हैं कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक्स जो है वो सफर करती है लो इनकम और लो डिमांड से। ठीक है, और लो इनकम होगी, लो डिमांड होगी तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट को ना लगा के हमें कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कि कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया था, जैसे हम सिर्फ शूज की फैक्ट्री ना खोल के शूज के साथ साथ काफी खोले, जैसे ज्वेलरी की, क्लोथ्स की, फूड्स की, इन सब की फैक्ट्रीज खोले जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, उनके पास परचेजिंग पावर आएगी। परचेजिंग पावर आएगी तो लोग क्या करेंगे, खरीदेंगे सामान, उनकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो होएगी। ओवरऑल यही बोलते हैं कि इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देती है हमारी स्मॉल मार्केट में। मेनली यही बोला गया है कि एक ही छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जो है बड़ा प्रॉफिट नहीं देगी, इसीलिए हमारी मार्केट क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है। ये बोला गया है जब हम सेवरल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी मार्केट क्या होगी, एक्सपेंड होगी। ये बोला गया इंडस्ट्रीज बिकम कस्टमर फॉर अनदर। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक इंडस्ट्रीज क्या है, दूसरी इंडस्ट्री की कस्टमर होती है। जैसे शूज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में मदद करेगी, प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बस से प्रोडक्शन बढ़ रही है।
ठीक है? प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी बढ़ रही है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही बोला गया है कि इंडस्ट्रीज़ में का एक इन्वेस्टमेंट दूसरे इन्वेस्टमेंट की कस्टमर होती है। अब इसमें ही मान लो जो शूज़ की कंपनी में काम करते होंगे, वो जो लेबर होगी वो कस्टमर होगी, फूड की, क्लॉथ की, क्योंकि खाती-पीती तो वो भी होगी ना, तो उन सब से वो जनरेट होएगा, इनकम जनरेट होएगी ना, यही बोला गया है। हमें एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को जनरेट करना चाहिए, ठीक है? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यही बोला गया है कि अदर अदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए शूज़ में, फैक्ट्रीज़ में और बहुत सारी क्लोथिंग में, ज्वेलरी में, इन सब में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स यही बोला गया है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी और इनकम इंक्रीज़ होगी, ठीक है? सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बिग पुश ज़रूरी क्यों है? व्हाई इज़ ए बिग पुश रिक्वायर्ड? क्योंकि डेवलपमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इनफ डिमांड जनरेट नहीं कर सकती है। अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इतनी डिमांड डेवलप्ड या जनरेट नहीं करेगी जिससे हमारी इकोनॉमी क्या हुआ डेवलप्ड हो पाए। इसीलिए बिग पुश हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अपनी डिमांड बढ़ानी है और डिमांड बढ़ाने के लिए हमें बिग पुश की रिक्वायरमेंट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री की बेनिफिट्स, एक इंडस्ट्रीज पे, एक ही टाइप की इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट ना करके कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट करें। जैसे अदर इंडस्ट्रीज में को भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब हम अलग अलग तरह की हमारे कंट्री में फैक्ट्रीज होंगी, तो अलग हर जगह क्या होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? इसीलिए बोला गया है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को इंक्रीज करो, ठीक है? यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट ऑफ बिग पुश, पहले एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स बता दिया ना, अब यहाँ पे काफी पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या जरूरत है। पहला कि हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, मैक्सिमम करनी है, जितनी से जितनी हो सके। कोऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट करनी है, कोऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? कोऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कंप्लीट हो गया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट करनी है, जिससे क्या होगा, काफ़ी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होंगे, काफ़ी हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में मदद मिलेगी, ठीक है? इसीलिए कोऑर्डिनेट इन्वेस्टमेंट करो, ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जो दूसरी फैक्ट्रीज को भी हेल्प करे। फिर आता है रिमूवल ऑफ इनडिविजिबिलिटी, जो हमारी इनडिविजिबिलिटी है इसको खत्म करना है हमें, ठीक है? ये हमें खत्म करनी पड़ेगी। फिर है डेवलपमेंट ऑफ सोशल ओवरहेड, कैपिटल लगाओ जितना हो सकता है, ठीक है? ये भी हमारी डेवलपमेंट करेगी। हमें अपनी मार्केट को बड़ा करना है, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज हमारे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं करो, क्योंकि हमारी इससे एक्सपेंशन होगी किसकी, मार्केट की। सेविंग्स करनी चाहिए हमें, हम सेविंग्स करेंगे, जितनी हो सके सेविंग्स करो, ठीक है? सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट होएगी, ठीक है? इसीलिए भी बिग पुश जरूरी है। और इतनी बड़ी प्लानिंग प्राइवेट सेक्टर अकेला नहीं कर सकता है, इसलिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमें चाहिए होता है। इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा चेंज हम अकेले नहीं कर सकते, ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्या आता है इनडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन। कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ प्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब ऐसे इन्वेस्टमेंट है जिसपे हम स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। अगर हमें इसमें इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं, ठीक है? जो हमारी प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज होती हैं ये डायरेक्टली उनको इफेक्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं, इसीलिए हम इनमें स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रॉब्लम ये फेस होती है कि प्रोडक्शन फंक्शन में इनडिविजिबिलिटी आती है, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट में उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा इनडिजिबिलिटी आती है डिमांड में, ठीक है? क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो लोगों की इनकम होती है वो काफ़ी लो होती है और लोग फेस करते, और वहाँ की मार्केट भी क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है, इसीलिए डिमांड क्रिएट ही नहीं हो पाती है,
ठीक है? लोग एक ही इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उससे कोई उसमें जो डिमांड जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी अगर डिमांड ही नहीं होगी, तो क्या होगा? वो चलेगी ही नहीं। इसीलिए हमें पहले इनकम लोगों की क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी इस चीज़ को फिगर आउट करने के लिए। इसीलिए बोला गया है कि डिमांड ही क्रिएट नहीं हो पाती है, ये हमें दूसरी इनडिजिबिलिटी फेस करनी पड़ती है। और लास्ट आती है सप्लाई ऑफ सेविंग। हम सेविंग ही नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की इनकम कम है तो लोग सेव भी कम ही करेंगे। तो तीसरी हमें ये फेस करना पड़ता है कि लोग सेव कम कर पाते हैं, सेव कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होती है और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो लोगों की डिमांड कम होगी और सेम ऐसा ही ये साइकिल चलती रहती है। इसीलिए एक सब सक्सेसफुल डेवलपमेंट पॉलिसीज को हमें अपनाना चाहिए, जहाँ पे सफिशिएंट रिसोर्स हो अवेलेबल ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी हम कर सकें। तो ये थी पूरी डिविजिबिलिटी जो कि हमने देखी। अब स्टेट का क्या रोल होता है हमारे बिग पुश थ्योरी में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये जानेंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्री में मार्केट जो होती है वो इतनी रैपिडली ग्रो नहीं कर पाती है। तो अब देखते हैं कि स्टेट का क्या इंटरवेंशन होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में मदद करती है हमारी एजुकेशन हेल्थ को डेवलप करने में मदद करती है, ये प्रमोशन करती है हमारी इंडस्ट्रीज को एंड एग्रीकल्चर का डेवलप करती है। और जो हमारी इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करने में मदद करती है, लोअर ऑर्डर्स को मेंटेन करती है और हमारी नेचुरल रिसोर्स को इफेक्टिवली या इफिशिएंटली यूज करती है, मतलब कि जितना हो सके उतना ही यूज करती है। तो ये हमारे स्टेट का रोल होता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इन्हीं सब को अगर आप अच्छे से लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ डायरेक्ट मेजर्स है जो हमारी स्टेट करती है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना, वही जो मैंने बताए हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। कुछ इनडायरेक्ट मेजर्स होते हैं जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक डेट, ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना। अब देखते हैं मार्केट का क्या रोल होता है। मार्केट का रोल होता है कि हम जितना हो सके हमारे जो प्राइसेस हैं उनको इफिशिएंटली एक स्टेबल रखना, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को स्टेबल रखना, बैलेंस बना के रखना, ये हमारे मार्केट का रोल होता है। मेन फंक्शन देखें तो ये हमारी मैनेज करती है स्केर्सिटी इन द सेंस रिसोर्सेज को, हमारी डिमांड एंड सप्लाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, हाई प्रॉफिट्स देती है, फर्म्स को प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। कंज्यूमर की चॉइस, यहाँ पे मार्केट में कंज्यूमर की चॉइस को बताती है, गुड्स एंड डिफरेंट टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर को मिलती हैं हमारी मार्केट में। कॉम्पिटिशन्स को इंकरेज करती है, जितना हो सकता है कॉम्पिटिशन को इंकरेज करती है और हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट भी करती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, अब हमारी मार्केट में जितनी इंडस्ट्रीज आएंगी, जितनी फैक्ट्रीज आएंगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है। मार्केट में ही तो होता है ना ये सब। हमारे प्रोडक्ट्स देती है, हमारी मार्केट के जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं बाय एंड सेलिंग वहीं पे किया जाता है, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये सब फंक्शंस थे हमारी मार्केट के, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे दिया है स्टेट का और मार्केट का क्या होता है, ये आप पढ़ लेना। अब कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं कुछ थ्योरी के कैसे कैसे क्रिटिसाइज किया गया है। पहला पॉइंट ये है, नेगलेक्ट कर देती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। ये जो हमारी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट होती है उसको नेगलेक्ट कर देती है। डोमेस्टिक ट्रेड, फॉरेन ट्रेड होती है, उनको क्या कर रही है, इग्नोर कर रही है, नेगलेक्ट कर रही है। ये कोस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट, ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन, लार्ज एक्सपेंशन बोल रही है कि जितना हो सकता है कि लार्ज एक्सपेंशन करो, लार्ज इंडस्ट्रीज लगाओ। तो ये उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट भी लगती है। अब जब एक कंट्री अंडर डेवलप्ड है तो वो कैसे आउटपुट को इतना बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर पाएगी, ये उसके बारे में भी नहीं सोच रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दे रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, एग्रीकल्चर के बारे में बता ही नहीं रही है। फिर आता है ये एक बिग पुश थ्योरी में ये भी आ जाता है कि ये इन्फ्लेशन कर देती है, ठीक है। महंगाई बहुत बढ़ा देती है, जब डिमांड बढ़ती है तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, तो ये उसको भी जनरेट करती है, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट लिखे हैं, ये आप डिस्कस कर लेना। मेनली जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं।
यहाँ पे ओवरऑल एवोल्यूशन मैंने बता दिया है, क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, क्या-क्या लिमिटेशंस हैं कि एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ा रही है, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को रिक्वायर कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटेड कर रही है, वीक कैपेबिलिटीज को एंड फॉरेन ट्रेड को भी नेगलेक्ट कर रही है। ठीक है, भी ये थोड़ा मैंने माइंड मैप बना दिया है। अगर आप एग्जाम से पहले सिर्फ इसको देख के चले जाएंगे तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। कुछ की टर्म्स जो हमने ऊपर यूज किए हैं वो भी हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ये अपने आप से करना। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा मेरे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे माइंडस्प्रिंग 4.0, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या आप मेरी बायो में जाके भी देख सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पे हम सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा और कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कहीं से मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।